फिल्म की शुरुआत में हम तीन लोगों को एक जगह पहुंचते हुए देखते हैं। यहाँ नूर को खोई खोई सी देखकर उसकी दोस्त आयु वजह पूछती है तो नूर कहती है कुछ नहीं। वो एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं। गाड़ी से ब्रिज पार करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो लोग मोटरसाइकिल करके अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। आखिरकार वो लोग के डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं। यहाँ आयु का भाई गांव के मुखिया मिस्टर प्रापू से आयु और उसकी दोस्त नूर का इंट्रोडक्शन करवाता है। प्रापू बताते हैं कि वो उनके इस सोशल और प्रैक्टिकल प्रोग्राम की निगरानी करेंगे और डिटेल्स में बात करने के लिए वो उन्हें अपने घर इनवाइट करते हैं। आयु मुखिया प्रापू से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की परमिशन मांगती है और बताती है कि वो इतनी दूर से गांव वालों की भलाई के लिए कुछ अच्छा करने का नेक इरादा लेकर आई है। प्रापू बताते हैं कि यह पहली बार है जब कुछ स्टूडेंट्स इस दूर दराज गाँव में सोशल वर्क करने का प्रपोजल लेकर आए हैं। प्रापू राजी हो जाते हैं और उन्हें उनके काम के हिसाब से एक सही जगह दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रापू उन्हें एक पुरानी ट्रेडिशनल जगह दिखाते हैं जो पास्ट में डांसर्स के नहाने के घाट के रूप में यूज होती थी, लेकिन अब यहाँ कोई डांसर नहीं बची है। बाद में यह गांव के पानी का मेन सोर्स बन गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों से पानी सूख जाने की वजह से गांव वाले पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं, क्योंकि नदी गांव से बहुत दूर है। आयु कहती है कि वो लोग नदी से इस घाट तक पानी लाने के लिए एक पाइपलाइन या कैनाल प्लान कर सकते हैं। प्रापू उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और अपना बेस्ट ट्राई करने को कहते हैं। यहाँ नूर को अपने कंधे पर कुछ भारी सा फील होता है और उसे पेड़ की जड़ों के पास रिचुअल का सामान रखा हुआ दिखता है। ठीक तभी दूर से किसी अनजान शख्स को उन पर नजर रखते हुए देखा जाता है। सीन यहाँ कट होता है और कुछ हफ्तों बाद पर चला जाता है। दिखाया जाता है कि आयु और नूर अपने 4 और दोस्तों को लेकर इस गांव में वापस आई हैं। वो ब्रिज के पास आकर मोटरसाइकिल से आगे निकल जाते हैं। देर बाद स्टूडेंट्स इस अनजान गांव में पहुंच जाते हैं। गांव के मुखिया उनका वेलकम करते हैं और आयु बाकी दोस्तों को प्रापू से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहां से आगे बढ़ते हुए प्रापू दुख जताते हैं और बताते हैं कि यह गांव टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है और यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। प्रापू बताते हैं कि घरों में कोई बाथरूम नहीं है, लड़कों को नदी में और लड़कियों को प्रोजेक्ट एरिया के उस घाट पर नहाना होगा और फ्रेश होने के लिए नदी दूर होने की वजह से उन्हें जमीन में गड्ढा खोदकर अपना काम चलाना पड़ेगा। विद्या नाम की एक स्टूडेंट प्रापू से पूछती है कि आते वक्त उसने ट्रेडिशनल म्यूजिक की आवाज सुनी थी, क्या पास में कोई और गांव भी है? प्रापू थोड़े घबरा जाते हैं और कहते हैं कि उसने पक्का कुछ गलत सुना होगा। वो इस बारे में ज्यादा न सोचने को कहते हैं और उन्हें उनके रुकने की जगह ले जाते हैं। प्रापू उनका इंट्रोडक्शन मिसेज सुंदरी से करवाते हैं। यह डिसाइड होता है कि लड़कियां मिसेज सुंदरी के घर रहेंगी और लड़के बगल के एक टेम्परेरी घर में रहेंगे। प्रापू लड़कों को लेकर बगल वाले घर में चले जाते हैं। इसके बाद सीन कट होकर रात पर आ जाता है। आयु विद्या से पूछती है कि उसने म्यूजिक सुनने की ऐसी अजीब बात क्यों कही। विद्या हैरान होकर पूछती है कि क्या उन्होंने सच में कुछ नहीं सुना। आयु उसे सोच समझकर बोलने को कहती है और याद दिलाती है कि उसने खुद मुखिया से उनके अच्छे बिहेवियर का वादा करके इस प्रोजेक्ट की परमिशन ली है, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सारी गलती उसी की होगी। इसी बीच मिसेज सुंदरी आती हैं और लड़कियों को बताती हैं कि इस गांव के लगभग सारे घर बांस की दीवारों से बने हैं, जिसके चलते वो अंदर बैठकर जो भी कहेंगी वो बाहर साफ सुनाई देगा और वो जो भी पहनेंगी वो भी बाहर से साफ दिखाई देगा। इसके बाद रात में नींद न आने पर विद्या उठकर बैठ जाती है। ठीक तभी बगल की दीवार पर किसी का साया देखकर डर के मारे चुपचाप वापस लेट जाती है। भी दिखाया जाता है कि एक औरत नूर के सर को सहला रही है। खैर, अगले दिन सुबह मुखिया स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर उनका यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो सिंडन घाट फिर से गांव वालों के पानी का मेन सोर्स बन जाएगा और गांव वाले उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। विद्या उस घाट पर रखी हुई ऑफरिंग्स देखकर उसकी इंपॉर्टेंस पूछती है। प्रापू उसे समझाते हैं कि पूर्वजों की ट्रेडिशन को मानते हुए इस यूनिवर्स और उसके इनविजिबल रेजिडेंट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए गांव वाले यह चढ़ावा चढ़ाते हैं। वायु मजाक करते हुए कहता है कि उसे लगा यह सब शैतान को बुलाने के लिए रखा गया है। तब प्रापू वायु के सामने जाकर कहते हैं कि जब शैतान ठीक सामने ही खड़ा है तो फिर उसे बुलाने की क्या जरूरत है। प्रापू इसे सिर्फ एक मजाक की तरह लेने को कहते हैं और सबको बाकी जगहें देखने के लिए अपने साथ आने को कहते हैं। नूर तब दूर एक लाल आंखों वाले जीव को देखती है। खैर, प्रापू उन्हें गांव का कब्रिस्तान दिखाने ले आते हैं। वहां कुछ कब्रों पर काले कपड़े लिपटे हुए देखकर जब बीमा वजह पूछता है तो प्रभु बताते हैं कि जिन कब्रों को 10 साल से कम वक्त हुआ होता है
उन्हें काले कपड़े से ढंक कर रखा जाता है। अचानक नूर को चक्कर आता है और वो गिरने वाली होती है। तब बीमा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नूर को उनके रुकने की जगह वापस ले जाता है। प्रापू बाकी लोगों को बताते हैं कि गांव के ज्यादातर लोग मक्के की खेती करते हैं और अपना ज्यादा वक्त खेत में ही बिताते हैं। इसके बाद जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते के बॉर्डर पर एक पिलर दिखाकर प्रापू उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग यह बॉर्डर कभी पार न करें और जंगल की तरफ कदम न बढ़ाएं। वजह पूछने पर प्रापू बताते हैं कि इस एरिया को टापक तिलास कहा जाता है और यह इंसानों की बाउंड्री से बाहर है। विद्या टेंशन में उस पिलर की तरफ घूरती रहती है। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि जंगल में कोई भयानक चीज नूर का पीछा कर रही है और ठीक तभी उसकी नींद खुल जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आयु 3 ग्रुप बनाने का प्रपोजल देती है, लेकिन बीमा 2 टीम बनाने का सजेशन देता है। लेकिन आयु बीमा का सजेशन रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 2-2 लोगों के 3 ग्रुप्स बनाना ही सबसे इफेक्टिव रहेगा। इसके बाद आयु खेत में बैठकर काम करते वक्त दूर बीमा को देखती है। रात में आयु विद्या और नूर को बताती है कि बीमा ने जंगल की तरफ से किसी की आवाज सुनी थी और क्यूरियोसिटी में आकर उसने उस फॉरबिडन बॉर्डर पिलर को पार कर लिया था, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। अगले दिन सुबह नूर और विद्या नहाने जाते वक्त नोटिस करती हैं कि इस गांव में उनकी उम्र का कोई भी जवान लड़का लड़की नहीं है, जो विद्या को बहुत मिस्टीरियस और अजीब लगता है। बाथिंग एरिया में पहुंचकर नूर पहले अंदर जाती है और विद्या बाहर खड़े होकर पहरा देती है। अंदर जाकर नूर जैसे ही नहाने के लिए तैयार होती है, उसे अपने पीछे किसी भयानक चीज की प्रेजेंस फील होती है और वो बिना पीछे मुड़े जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी विद्या को अंदर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है, जबकि अंदर नूर लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। नूर बुरी तरह डर जाती है और अल्लाह से मदद मांगते हुए तौबा पढ़ना शुरू कर देती है और वो अपने हाथ के पास रखी एक चीज घुमाकर उस भयानक क्रिएचर को मारती है, जिससे वो क्रिएचर गायब हो जाता है। इसके बाद दरवाजा खुलते ही विद्या हैरानी से नूर से पूछती है कि उसने नहाया क्यों नहीं। खैर, नूर के बाहर आते ही विद्या अंदर जाती है और अपने ऊपर पानी डालना शुरू करती है। तभी विद्या को फिर से उसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी जल्दी पानी डालने लगती है। इस बार नूर को भी बाहर से वो गाना सुनाई देता है। इधर एक औरत को विद्या के करीब आते हुए देखा जाता है, लेकिन विद्या की आंख खोलते ही वो औरत गायब हो जाती है। नूर बाहर से झांक कर देखती है तो उसे अंदर एक डांसर दिखाई देती है। विद्या को भी उस डांसर की एक झलक दिख जाती है। इसके बाद विद्या जल्दी से बाहर निकल आती है और नूर को लेकर वहां से चली जाती है। उसी रात प्रापू एक बूढ़े आदमी को 3 कॉफी सर्व करते हुए देखकर पूछता है कि तीसरा कप किसके लिए रखा गया है। इसी बीच नूर वहां आ जाती है। प्रापू उससे इतनी रात को आने की वजह पूछता है और उसे अंदर बुलाकर बैठाता है। प्रापू नूर का इंट्रोडक्शन गांव के बुजुर्ग स्पिरिचुअल फिगर म्बाह बुयुत से करवाता है और नूर से कहता है कि वो बिना किसी डर के कोई भी सवाल पूछ सकती है। नूर बताती है कि इस गांव में कदम रखने के बाद से ही उसे सब कुछ बहुत अजीब और मिस्टीरियस लग रहा है। म्बाह बुयुत नूर को उसके लिए बनाई गई कॉफी पीने को कहता है और बोलता है कि मेहमान नवाजी को ठुकराना बदतमीजी होती है। नूर कॉफी पीने से मना करती है, लेकिन वो उसे फोर्स करता है। आखिरकार जब नूर कॉफी पीती है तो बुयुत उससे पूछता है कि उसका टेस्ट कैसा है और क्या वो उसे मीठी लग रही है। इसके बाद वो एक मुर्गी काटता है और बताता है कि नूर ने जो कुछ भी देखा है वो असल में इस इलाके की मेन इविल सुपरनैचुरल एंटिटी है। वो आगे बताता है कि इस इनविजिबल गांव को हर कोई नहीं देख पाता और यहाँ सैकड़ों जिन्न रहते हैं। वो बताता है कि वो इविल स्पिरिट नूर पर बहुत गुस्से में है, क्योंकि नूर इस गांव में कुछ ऐसा लेकर आई है जो उसके गुस्से की वजह है। नूर बहुत हैरान होती है और पूछती है कि वो आखिर ऐसा क्या लेकर आई है। तब म्बाह बुयुत नूर के पीछे उसी बूढ़ी औरत को देखकर कहता है कि नूर नहीं जानती कि वो औरत बहुत लंबे वक्त से पीछे रहकर नूर की हिफाजत कर रही है। बुयुत नूर से कहता है कि जंगल की इविल पावर्स अब उन्हें परेशान नहीं करेंगी और इन स्टूडेंट्स को सेफ्टी देना अब बुयुत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अचानक वो क्रिएचर उस मरी हुई मुर्गी को उठाकर खाने लगता है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में नूर अपने रूम के बाहर खड़ी थी और उसे वो गाना सुनाई दे रहा था। ठीक तभी वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सांप देखती है, वही सांप जिसे विद्या ने अपने कंधों पर उठा रखा था, जिसे देखकर नूर बुरी तरह डर जाती है। इधर विद्या की नींद टूट जाती है। वो बेड पर नूर को न देखकर उसे ढूंढते हुए बाहर आती है। वो नूर को एक अजीब पोज में खड़े हुए देखती है। अचानक नूर डांस करने लगती है। विद्या नूर को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। सीन यहाँ कट होकर वायु पर आता है। वायु बीमा को अजीब तरीके से खड़े देखकर दौड़कर बाहर चला जाता है। ठीक तभी बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आयु और नूर की नींद खुल जाती है।
वो बाहर आकर देखती हैं कि वायु विद्या को शांत करने की कोशिश कर रहा है। वायु विद्या से पूछता है कि वो इस बेवक्त क्यों नाच रही है और आखिर उसे क्या हुआ है। खैर, सुंदरी आकर विद्या को अंदर ले जाती है। अगले दिन सुबह सुंदरी को जंगल वाले रास्ते के बॉर्डर पिलर पर ऑफरिंग्स देते हुए देखा जाता है। अगले सीन में आयु, विद्या और वायु को मबाहबुयुत के पास देखा जाता है। मबाहबुयुत ने उन तीनों के लिए 3 कॉफी बनाकर रखी थी। आयु और वायु कॉफी पीते हैं और वायु कहता है कि यह कॉफी किसी देसी दवा की तरह बहुत कड़वी है। मबाहबुयुत जब विद्या को कॉफी पीने के लिए कहता है तो वो पेट खराब होने का बहाना बनाकर उसे टालने की कोशिश करती है, लेकिन मबाहबुयुत के कम से कम 1 सिप पीने की जिद करने पर विद्या पहले 1 सिप टेस्ट करती है और फिर एक ही घूंट में पूरी कॉफी खत्म कर देती है। मबाहबुयुत विद्या को बताता है कि उसका खून बहुत मीठा है, इसलिए ईविल स्पिरिट्स उसे बहुत पसंद करती हैं। वो विद्या को ईविल पावर्स से बचाने के लिए उसके माथे पर कुछ लगा देता है। वायु भी जब वैसा ही कुछ मांगता है तो प्रापू उसे पहले कॉफी खत्म करने की कंडीशन देता है, जिसे सुनकर वायु पीछे हट जाता है। वापस आते वक्त विद्या प्रापू से पूछती है कि वो कॉफी सिर्फ उसे ही मीठी क्यों लगी थी। प्रापू जवाब देता है कि यह ब्लैक कॉफी दरअसल उनके पूर्वजों को ऑफरिंग चढ़ाने के लिए यूज होती है और ईविल स्पिरिट्स को यह कॉफी बहुत मीठी लगती है। प्रापू बताता है कि नॉर्मल इंसानों को यह कॉफी हमेशा कड़वी ही लगती है। कॉफी का मीठा लगने का मतलब यह है कि कोई ईविल सुपरनैचुरल एंटिटी विद्या का पीछा कर रही है। हालांकि वो उसे तसल्ली देता है कि मबाहबुयुत उनकी मदद करेंगे। दूसरी तरफ एंटन नूर से कहता है कि उसे एक ऐसी बात बतानी है जो नूर को जाननी जरूरी है। वो बताता है कि बीमा का बिहेवियर आजकल बहुत सस्पिशियस लग रहा है। वो रात में अक्सर बीमा के रूम से आदमी के कराहने के साथ साथ किसी औरत के कराहने की आवाज भी सुनता है। नूर इसे एक ख्याली कहानी समझकर टाल देती है, लेकिन एंटन जोर देकर कहता है कि उसने खुद बीमा के रूम में सुपरनैचुरल पूजा की ऑफरिंग्स देखी है। नूर को यकीन दिलाने के लिए वो उसे सीधे लड़कों के रूम में ले जाता है और नूर को वहां सच में वो ऑफरिंग्स दिखाई देती हैं। ठीक तभी उन्हें वहां सांप के फुंफकारने की आवाज सुनाई देती है और अलमारी खोलते ही उन्हें एक सांप नजर आता है। सीन यहाँ कट होकर रात पर आ जाता है। मुखिया स्टूडेंट्स को एक नए और बड़े घर में ले आते हैं। वो बताते हैं कि आज से वो लोग इस नए घर में ही रहेंगे ताकि मिसेस सुंदरी को और कोई प्रॉब्लम न हो। प्राबू उन्हें लड़कों और लड़कियों के अलग अलग रूम्स दिखाते हैं और उन्हें ध्यान से और तमीज से रहने की हिदायत देकर वहां से चले जाते हैं। नूर बीमा को बताती है कि उसे उसके साथ एक जरूरी टॉपिक पर बात करनी है, लेकिन बीमा बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। उस रात विद्या बीमा के रूम से औरत और आदमी के कराहने की आवाज सुनकर चेक करने जाती है तो नूर आकर उसे रोक देती है। तब बीमा आकर पूछता है क्या हुआ है। अगले सीन में बीमा को हाथ में मशाल लिए उस रेस्ट्रिक्टेड जंगल में घुसते हुए देखा जाता है। इधर नूर नमाज पढ़ रही थी। विद्या तब पानी लेने दूसरे रूम में जाती है और नूर को देखकर बुरी तरह डर जाती है। बाद में नूर और बाकी सब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे पानी लाकर देते हैं। पानी पीते ही विद्या अपने गले से बालों का एक बहुत बड़ा गुच्छा बाहर निकालती है, जिसे देखकर एंटन कहता है कि किसी ने विद्या पर ब्लैक मैजिक किया है। अगले दिन सुबह आयु बीमा के सामने दुख जताते हुए कहती है, सॉरी बीमा, मैंने वो बैंगल खो दिया है। बीमा आयु पर गुस्सा होता है क्योंकि आयु ने एक पुराना बैंगल खो दिया था जो बीमा ने उसे विद्या को देने के लिए दिया था। उनकी यह कन्वर्सेशन नूर छुप कर सुन रही थी। आयु माफी मांगती है और पूछती है कि बीमा आखिर विद्या को एक पुरानी बैंगल क्यों देना चाहता है। तब बीमा भड़क कर कहता है कि आयु पर भरोसा करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इधर विद्या को घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो उस आवाज का सोर्स ढूंढने की कोशिश करती है। जैसे ही वो किचन में आती है, बाहर से झांकने वाला एक आदमी अंदर एक सांप देख लेता है और चीखता हुआ वहां से भागकर गांव वालों को ले आता है, लेकिन उन्हें वहां कोई सांप नहीं मिलता। बाद में मुखिया प्रापू आयु से पूछता है कि क्या सच में वहां कोई सांप था। आयु बताती है कि उसने कोई सांप नहीं देखा, बस इन लड़कों को अफरा तफरी में अंदर घुसते हुए देखा है। लेकिन वो आदमी जोर देकर कहता है कि उसने सांप देखा है। प्रापू नूर और आयु को अपने घर बुला लेता है। प्रापू गांव में हो रही अजीब घटनाओं की वजह से उन्हें अपना यह सोशल वर्क अभी बंद करने को कहता है। आयु ऑब्जेक्शन जताते हुए कहती है कि उनका प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है और यह सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तब प्रापू नूर की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो बात को समझ रही है। नूर प्रापू के डिसीजन से अग्री करती है। इसके बाद रुकने की जगह वापस आने पर एंटन नूर से प्रापू के डिसीजन के बारे में पूछता है। नूर जब विद्या और बीमा के बारे में पूछती है तो एंटन बताता है कि विद्या रूम में है और बीमा अपने काम में बिजी है। वायु मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद बीमा और आयु उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया तापक तिलास गए होंगे। एंटन और नूर डिस्कस करते हैं कि उन्हें अपना प्रोजेक्ट खत्म करने में और कितने दिन लगेंगे। वो वहां से जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात की टेंशन थी कि क्या यूनिवर्सिटी उनका ग्रेजुएशन पूरा होने देगी। इसी बीच बीमा वापस आता है
तो एंटन उससे पूछता है कि वो कहाँ था। नूर बीमा को काफी दिनों से नमाज पढ़ते हुए न देखकर इसकी वजह पूछती है। बीमा तब जवाब देता है कि उसकी स्पिरिचुअल लाइफ सिर्फ उसका अपना पर्सनल मैटर है। अगले दिन नूर को उस रेस्ट्रिक्टेड जंगल में घुसते हुए देखा जाता है। दूसरी तरफ आयु और बीमा को बिना कपड़ों के एक बाथिंग एरिया में देखा जाता है। वो वहाँ फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। इधर नूर उस जंगल से होते हुए जैसे ही उस बाथिंग एरिया के पास आती है, वो बीमा और आयु को वहाँ से बाहर निकलते हुए देख लेती है। सीन यहाँ कट होता है और विद्या और वायु को जंगल के बाहर वाले मार्केट से कुछ स्नैक्स खरीदते हुए देखा जाता है। सेलर समझ जाता है कि वो लोग आउटसाइडर्स हैं और यह जानकर घबरा जाता है कि वो जंगल के अंदर किसी गांव में रुक रहे हैं। सेलर उन्हें वार्न करता है कि रात के वक्त वो किसी भी हाल में जंगल के अंदर न जाएं, क्योंकि लोकल लोग भी इस बेवक्त जंगल में घुसने से डरते हैं। रात में जंगल में अजीब और मिस्टीरियस घटनाएं होती हैं। सेलर उन्हें स्ट्रिक्टली याद दिलाता है कि जंगल से गुजरते वक्त वो अपना फोकस बनाए रखें और हमेशा प्रेयर करते रहें। वो कहता है कि अगर कुछ भी अजीब हो तो उसे इग्नोर करके सीधे निकल जाएं। इसके बाद मोटरसाइकिल से वापस लौटते वक्त वायु विद्या से बात करते रहने को कहता है ताकि उसे तसल्ली रहे कि विद्या पीछे बैठी है। विद्या बस उसे जल्दी बाइक चलाने को कहती है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। वायु मजाक करते हुए कहता है कि अगर इस जंगल के बीच अचानक मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो उनका बचना नामुमकिन है। वायु की बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक उनकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। विद्या गुस्सा होती है और वायु की इस बकवास को ब्लेम करती है। पेट्रोल टैंक आधा भरा होने के बावजूद मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती तो विद्या पैदल ही गांव की तरफ निकल पड़ती है और डरा हुआ वायु जल्दी से उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ठीक तभी उन्हें जंगल के बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। वायु उसे देखकर कंफर्म करता है कि वो कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक इंसान है। वायु जब उस बूढ़े से मदद मांगता है तो वो उनकी मोटरसाइकिल ठीक करने का भरोसा दिलाता है और उन्हें पास ही एक घर में चल रहे एक जश्न में आने का इनविटेशन देता है। वायु खुशी खुशी विद्या को साथ लेकर उस जश्न की तरफ बढ़ जाता है। वहां जाकर वायु भूखों की तरह खाना खाने लगता है तो विद्या उसे कंट्रोल में रहने को कहती है। विद्या वहां उसी डांसर को देखकर यहाँ से तुरंत निकलने की जिद करने लगती है। तब वो बूढ़ा आदमी आकर बताता है कि गाड़ी ठीक हो चुकी है और उनसे और खाना खाने की रिक्वेस्ट करता है। विद्या पोलाइटली मना कर देती है तो वो बूढ़ा वायु को एक पत्ता देकर कुछ खाना पैक कर लेने को कहता है। वायु जल्दी से कुछ खाना पैक कर लेता है। इसके बाद वायु जैसे ही बाइक स्टार्ट करता है वहां मौजूद सभी लोग अजीब तरीके से थम जाते हैं और उनकी तरफ घूरने लगते हैं। खैर वो तेजी से बाइक चलाकर वहां से निकल आते हैं। दूसरी तरफ नूर बीमा और आयु को बुरी तरह फटकार लगाती है। नूर कहती है कि वो लोग इस गांव में मेहमान हैं और उनकी किसी भी गलती की वजह से उन्हें गांव से बाहर निकाला जा सकता है। वो बीमा को उसकी बेशर्मी और रिलीजियस रूल्स तोड़ने के लिए धिक्कार लगाती है। आयु अपनी गलती मानती है और नूर से माफी मांगती है। नूर बताती है कि अब उसे एंटन की उस बात पर यकीन हो गया है जिसमें एंटन ने रात के वक्त बीमा के रूम से किसी औरत के कराहने की आवाज सुनने का दावा किया था। आयु यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। ठीक तभी विद्या और वायु खाना लेकर घर लौट आते हैं। वायु सबको अपने उस अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि जंगल के बीच उनकी बाइक खराब होने के बाद एक बूढ़े ने उनकी मदद की और उन्हें एक शानदार जश्न की दावत खिलाई, लेकिन एंटन और बाकी लोग इस बात को बकवास कहकर उड़ा देते हैं क्योंकि उनकी नॉलेज के हिसाब से जंगल के बीच इस एक गांव के अलावा किसी और गांव का वजूद ही नहीं है। वायु तब विद्या को सच कंफर्म करने के लिए फोर्स करता है। वो जश्न से लाया हुआ पैक किया हुआ खाना सबके सामने निकालता है, लेकिन उसे खोलते ही सब बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि टेस्टी खाने की जगह वहां एक खून से सना बंदर का सर रखा हुआ था। अगले सीन में नूर जब अपना बैग चेक कर रही होती है तभी विद्या एक डांसर की तरह चलते हुए आती है और अजीब ढंग से उसे अपनी एक्टिविटीज बंद करने की सख्त वार्निंग देती है। वो नूर को वार्न करती है कि उसे इस मैटर में अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए वरना उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नूर जब पूछती है कि किस मैटर में तो वो इविल स्पिरिट बताती है कि नूर के पीछे जो पावरफुल इनविजिबल आत्मा है वो उसकी रिस्पेक्ट करती है। अगर नूर ने उनके काम में दखल दिया तो वो नूर को चोट पहुंचाने में हिचकिचाएगी नहीं। फिर वो डांसर की आत्मा नूर के पीछे खड़ी उस बूढ़ी औरत के रिस्पेक्ट में अपना सर झुकाकर वहां से चली जाती है। सीन यहाँ कट होता है और फजर के वक्त पर आ जाता है। नूर बीमा को जगाकर फजर की नमाज पढ़ने को कहती है और खुद नमाज शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बीमा भी नमाज पढ़ना शुरू करता है। नमाज के बाद बीमा नूर के सामने कन्फेस करता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हुई है और वो मजबूर था। जब वो अल्लाह के नाम की कसम खाने लगता है तो नूर उसे डांटती है कि वो अपने गुनाहों के साथ अल्लाह का पाक नाम न जोड़े। बीमा बताता है कि एक रात उसने एक बुरा सपना देखा था
सपने में उसने देखा कि विद्या को बहुत सारे सांपों ने जकड़ रखा है। तब वहाँ एक मिस्टीरियस खूबसूरत डांसर आती है जो अपना नाम दावूह बताती है। दावूह उसे बताती है कि विद्या इस गांव के एक एंशिएंट रिचुअल के जाल में फंस चुकी है। दावूह बीमा के साथ एक डील करती है। वो कहती है कि अगर बीमा फॉरबिडन जगह तापक तिलास के म्यूजिक रूम के बगल वाली झोपड़ी से एक होली बैंगल लाकर विद्या को उसकी सेफ्टी के लिए दे और हर रात दावूह से आकर मिले तो वो विद्या की जान बचाएगी और बीमा की कोई भी विश पूरी करेगी। नूर यह सुनकर बोलती है, वो तो एक जिन्न है, तुमने किसी जिन्न की बात पर कैसे भरोसा कर लिया? बीमा क्लेम करता है कि उसने सिर्फ विद्या को बचाने के बारे में सोचा था। नूर उसे फटकार लगाते हुए कहती है कि उसकी अंदर की हवस ने उसे कंट्रोल कर लिया था और वो उसे अल्लाह से माफी मांगने को कहती है। फिर नूर बीमा से पूछती है कि कल उसने बीमा को आयु के साथ ऑब्जेक्शनेबल हालत में देखा था और एंटन ने जो औरत के कराहने की आवाज सुनी थी वो आखिर किसकी थी? बीमा बताता है कि दावूह का शैतानी मायाजाल हर रात उसे प्रोवोक करता है। नूर जब उस चूड़ी की लोकेशन पूछती है तो बीमा कहता है कि उसे नहीं पता और वो डर जताता है कि विद्या बहुत बड़े खतरे में है क्योंकि उसने सपने में विद्या को सांपों से लिपटा हुआ देखा था। इसके बाद सुबह विद्या अपने दोस्तों को आवाज देती है लेकिन बीमा, एंटन या आयु किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन उसे एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करती है तो देखती है कि नूर नमाज के कपड़ों में बैठी हुई है। विद्या जैसे ही पास आती है नूर की इनविजिबल गार्जियन बाह डोक विद्या को पकड़कर प्यार से तसल्ली देती है और बताती है कि बीमा भी जंगल की इविल स्नेक गॉडेस बदारवुही के माया जाल में फंस चुका है। वह नूर को अपनी पोती बताती है और कहती है कि वह नूर को सारी इविल पावर्स से बचा कर रख रही है, वरना नूर के पापी और बेवकूफ दोस्तों की वजह से नूर का भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। वह किसी भी हाल में अपनी पोती नूर पर कोई आंच नहीं आने देगी। विद्या के सवाल के जवाब में म्बाह डोक वार्न करती है कि अगर नूर के दोनों दोस्तों ने अपने पाप अब भी बंद नहीं किए तो उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं और उनकी इस गलती की वजह से पूरा गांव बर्बाद हो सकता है। इसके बाद नूर बेहोश होकर गिर पड़ती है। नूर का वह स्पिरिचुअल ट्रांस टूट जाता है। विद्या बुरी तरह डर कर रोने लगती है तो नूर अफसोस जताते हुए कहती है कि वह विद्या का ख्याल रखने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। फिर नूर को विद्या के बैग में वह चूड़ी और आयु के बैग में एक मिस्टीरियस ग्रीन शॉल मिलता है। वह उन्हें निकालकर अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद नूर आयु को अकेले में पकड़कर क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करती है। नूर बताती है कि उसे विद्या के बैग से वह श्रापित चूड़ी और आयु के बैग से एक मिस्टीरियस ग्रीन शॉल मिला है। आयु अपना पर्सनल सामान चेक करने पर भड़क जाती है तो नूर उसे कड़वा सच बताती है कि यह चूड़ी और शॉल कोई नॉर्मल चीज नहीं है। बीमा सपने में जिस जिन्न के मायाजाल में फंसा था ये सब उसी जिन्न की ही बनाई हुई चीजें हैं। नूर आयु को मुखिया के सामने सच बोलने का प्रेशर डालती है। तब आयु अपना गुनाह कन्फेस कर लेती है। वह बताती है कि बीमा ने उसे वह चूड़ी विद्या को देने के लिए दी थी लेकिन उसने जलन के मारे ऐसा नहीं किया। बाद में एक डांसर जिन्न के बहकावे में आकर उसने वह चूड़ी विद्या के बैग में छुपा दी थी और इसके बदले में जिन्न से एक ग्रीन शॉल गिफ्ट में लिया था ताकि बीमा उसके प्यार में पड़ जाए। नूर गुस्से में आकर कहती है कि आयु ने एक जिन्न के साथ डील करने जैसा घटिया काम किया है। इसके बाद उस रात नूर सबको बताती है कि उनका सोशल प्रोग्राम आज रात ही कैंसिल किया जा रहा है और उन्हें वापस लौटना होगा। बीमा नूर से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें यह प्रोग्राम पूरा करने दिया जाए। आयु को रोते हुए देखकर वायु कहता है कि आयु ने खुद इस अनजान गांव को चुना था। नूर कहती है कि इसमें गांव की कोई गलती नहीं है, असल में यह उनकी अपनी ही गलती थी। अगले दिन सुबह ही वापस लौटने का डिसीजन लिया जाता है। उस रात विद्या को नींद नहीं आ रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजे के पास आती है और बीमा को जंगल के अंदर जाते हुए देखती है। विद्या भी बीमा के पीछे पीछे जाती है। विद्या बीमा को ढूंढते ढूंढते टपक तिलास में आ जाती है। विद्या टपक तिलास के बाथिंग एरिया में झांक कर देखती है और बीमा को बदरावुही के साथ देख लेती है। देखकर वह बुरी तरह डर जाती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे घूमती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके ठीक पीछे उस रात के जश्न वाले लोग यहाँ आकर बैठे हुए थे। तब बदरावुही बाहर आती है और विद्या को हमेशा के लिए अपने पास रुक जाने को कहती है। विद्या जब वहां से भागने की कोशिश करती है तो दो लोग उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ नूर की नींद खुलती है तो वह देखती है कि विद्या बेड पर नहीं है। वह आयु को बुलाने जाती है तो देखती है कि आयु एक मिस्टीरियस, सुन्न और बेजान हालत में खुली आंखों के साथ बेड पर पड़ी हुई है। नूर डर के मारे चीखती है और बाकी सबको बुलाती है। एंटोन और वायु वहां आते हैं और नूर से विद्या के मिसिंग होने और आयु की इस खौफनाक बेजान हालत के बारे में जानकर गांव के मुखिया को बुलाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ विद्या आयु को बदरावुही के साथ एक डांसर के रूप में देखती है और आयु समेत बाकी सब विद्या को घेर कर नाचना शुरू कर देते हैं।
प्रपु आकर आयु की यह भयानक हालत देखता है और तुरंत म्बाह बुयुत को बुलाने का ऑर्डर देता है। नूर अब सच और नहीं छुपा पाती। वह प्रपु के हाथ में वह शॉल और चूड़ी देकर सब कुछ कन्फेस कर लेती है। वह बताती है कि आयु और बीमा उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया टपक तिलास में फिजिकल रिलेशन बना चुके हैं और वे दावूह नाम के जिन्न के माया जाल में फंस चुके हैं। वाह्यू और एंटोन उनकी इस बेवकूफी पर भयंकर गुस्सा होते हैं, लेकिन प्रपु सबको शांत करता है और जंगल के अंदर बीमा और विद्या को ढूंढने के लिए तलाशी शुरू करने का ऑर्डर देता है। गांव वाले मशाल लेकर जंगल के अंधेरे और खतरनाक इलाके में बीमा और विद्या को ढूंढने निकल पड़ते हैं। म्बाह बुयुत वहां आता है और उस ग्रीन शॉल और चूड़ी को देखकर नूर को बताता है कि यह कोई आम चीजें नहीं है। वह बताता है कि दावूह कोई नाम नहीं है, बल्कि यह बदरावूही डांसर्स का एक टाइटल है और यह चूड़ी सिर्फ उसकी चुनी हुई डांसर ही पहन सकती है और इस ग्रीन शॉल की मदद से बदरावूही जिसे चाहे अपने वश में कर सकती है। नूर जब उन्हें बचाने की भीख मांगती है तो बुयुत एक बहुत बुरी खबर देता है कि उनकी आत्माएं पहले ही ईविल स्पिरिट्स की दुनिया अंगकारामुर्का में कैद हो चुकी हैं और अब सिर्फ बदरावूही ही उन्हें आजाद करके बचा सकती है। वह नूर को वेट करने को कहकर बगल के रूम में जाता है और उस रूम से कुत्ते जैसी कोई अजीब चीज बाहर निकलकर टपक तिलास की तरफ चली आती है। उस कुत्ते के वहां पहुंचते ही विद्या को घेर कर नाच रहे सभी एंटिटी अपना डांस रोक देते हैं और उसे वहां से जाने का रास्ता दे देते हैं। विद्या तब दौड़कर बाहर आ जाती है। फिर आयु समेत बाकी सब दोबारा नाचना शुरू कर देते हैं। खैर, विद्या उस कुत्ते के पीछे पीछे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, हालांकि वह अपने दोस्तों को वहां छोड़कर नहीं आना चाहती थी। इधर गांव वाले जंगल के एक बेहद गहरे हिस्से से बीमा को ढूंढकर घर ले आते हैं। वे सुंदरी विद्या को लेकर घर लौटती है। विद्या आयु और बीमा की बेजान बॉडी को देखकर अपने उस खौफनाक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। वह बताती है कि उसने बीमा का पीछा किया था और उसे जंगल की ईविल स्नेक गॉडेस बदरावूही के साथ बहुत सारे सांपों के बीच घिरा हुआ देखा। वहां आयु भी मौजूद थी, जो बहुत हेल्पलेस हालत में लगातार रोते हुए नाचने पर मजबूर थी। इसके बाद म्बाह बुयुत अपनी स्पेशल कॉफी बनाकर फिर से विद्या को पीने को देता है। इस बार विद्या को वह कॉफी बिल्कुल कड़वी लगती है। म्बाह बुयुत बताता है कि बीमा और आयु की आत्मा हमेशा के लिए ईविल स्पिरिट्स की दुनिया अंगकारामुर्का में कैद हो चुकी है और विद्या ने जो सांप देखे थे वह दरअसल बीमा और बदरावूही के फिजिकल रिलेशन का नतीजा है और आयु को जंगल की नई दावूह यानी डांसर बना दिया गया है, जिसे अब हमेशा के लिए इस घने जंगल के चप्पे चप्पे पर नाचते रहना होगा। उनके अपने पापों की इस सजा से उन्हें बचाना अब बुयुत के लिए भी नामुमकिन है। वह उन्हें न बचा पाने के लिए दुख जताता है। इसके बाद मुखिया प्रपु उन्हें इस गांव के एक पुराने और डार्क इतिहास के बारे में बताता है। पास्ट में गांव को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए गांव वाले शैतान के बहकावे में आकर अपनी ही बेटियों की बलि देते थे और काले कपड़े से ढकी हुई वह कब्रें असल में उन्हीं बलि छड़ी हुई लड़कियों की हैं और टपक तिलास का म्यूजिक रूम असल में इंसानों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि जंगल की ईविल स्पिरिट्स को खुश रखने के लिए बनाया गया था। प्रपु स्टूडेंट्स की सेफ्टी न कर पाने के लिए खुद को गिल्टी मानता है। नूर भी प्रपु का ट्रस्ट तोड़ने के लिए माफी मांगती है। इसके बाद बाकी चारों वहां से विदा लेते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर लिखी हुई डिटेल्स से पता चलता है कि घर लौटने के सिर्फ 4 दिन बाद बीमा और 3 महीने बाद आयु की एक मिस्टीरियस बीमारी की वजह से मौत हो गई। नूर एक इंटरव्यू में बताती है कि प्रपु और म्बाह बुयुत के साथ उनकी यह आखिरी मुलाकात थी और वे दोबारा कभी उस गांव में वापस नहीं गए। विद्या रिक्वेस्ट करती है कि मरे हुए बीमा, आयु और उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट रखते हुए उनके असली नाम और इस श्रापित गांव का नाम हमेशा सीक्रेट रखा जाए। आखिरी सीन में नूर एक रिलीजियस स्कॉलर के पास जाती है और अपनी लंबे वक्त की गार्जियन स्पिरिट म्बाह डोक के बारे में पूछती है। क्या कंफर्म करता है कि म्बाह डोक बहुत लंबे वक्त से नूर को एक साए की तरह बचाकर रख रही है और उस श्रापित गांव में भी उसने नूर की हिफाजत करने का अपना वादा निभाया था और नूर को कभी कभी अपने कंधे पर जो भारी वजन फील होता है वह दरअसल म्बाह डोक के जरिए नूर पर अटैक करने वाली ईविल पावर्स के खिलाफ लड़ने का एक निशान है। इसके बाद नूर वहां से चली जाती है। तभी म्बाह डोक क्याई के सामने आती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।